नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल शर्मा नंद एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लैंडुलर सिस्टम यानी ग्रंथि प्रणाली के बारे में। मनुष्यों में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं तथा उन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन्स और एंजाइम निकलते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ग्रंथि प्रणाली से रिलेटेड एक और वीडियो बन चुकी है जिसमें हम ग्लैंडुलर सिस्टम का आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ग्लैंडुलर सिस्टम यानी ग्रंथि प्रणाली में जो तीसरी ग्रंथि है वह है थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि। यह गर्दन में पाई जाती है। यह सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है इसके क्या काम होते हैं इसको हम देखते हैं। यह उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। यह फिजिकल एवं मेंटल ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन पाया जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाता है जिसे क्रेटिनिज्म यानी जड़ मानवता नामक बीमारी हो जाती है। इसमें 30 से 40 साल का पर्सन जो होता है वो 7 से 8 साल का लगता है। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड ही प्रभावित होती है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि थायराइड ग्लैंड में सूजन यानी स्वेलिंग आ जाए तो घेघा नामक रोग होता है। यहाँ से फिगर में हम देख सकते हैं यह है थायराइड ग्रंथि, नीचे है ट्रैकिया। ट्रैकिया के चारों ओर से जो यह है थायराइड ग्लैंड, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड के बाद आता है पैराथायराइड ग्लैंड। यह भी गर्दन में ही पाई जाती है। यानी जो पैराथायराइड ग्लैंड है यह भी गर्दन में पाई जाती है। यह ठीक थायराइड ग्रंथ के पीछे साइड में पाई जाती है। यानी यह थायराइड ग्रंथ में ही पाई जाती है, लेकिन इससे जो थायराइड ग्रंथि है उसके पीछे, यहाँ से फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ से यह जो है यह थायराइड ग्रंथि है और यह जो छोटे छोटे 4 भाग हैं यहाँ से छोटे छोटे यह इसमें धसे हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, यह एक पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड में 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। एक होता है पैराथॉर्मोन हार्मोन्स और दूसरा होता है कॉलिफ हार्मोन्स। जो पैराथॉर्मोन हार्मोन्स होता है यह हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो यह जो पैराथॉर्मोन हार्मोन्स है यह बोन से ब्लड में कैल्शियम का ट्रांसफ़र करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पैराथॉर्मोन हार्मोन्स है यह कैल्शियम को बोन से ब्लड में ट्रांसफ़र करता है यदि ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो। और जो दूसरा कॉलिफ हार्मोन्स होता है जब कैल्शियम की अधिकता ब्लड में हो जाती है, यानी जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह कैल्शियम को ब्लड से बोन में ट्रांसफ़र करता है। ब्लड में कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी जो रक्त का थक्का बनता है उसमें कैल्शियम की भी एक अहम भूमिका होती है। यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो टेटनी नामक बीमारी हो जाती है। अगली ग्रंथि देखते हैं, थाइमस ग्लैंड। यह हमारे हृदय के आसपास होता है। इसमें थाइमोसिन नामक हार्मोन्स निकलता है। यह हमारे शरीर में लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और थाइमोसिन हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है यानी कंट्रोल करता है। थाइमोसिन की कमी से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। यहाँ से फिगर में हम देख सकते हैं यह एक थाइमोसिन ग्लैंड है और इसी थाइमोसिन ग्लैंड से यह एक थाइमस ग्लैंड है यहाँ से, और थाइमस ग्लैंड से ही थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करता है। इसके बाद है एडर्नल ग्लैंड। जो एडर्नल ग्लैंड होती है उसका अदर एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड। यानी सुप्रारेनल ग्लैंड, रेनल मीन्स होता है किडनी। यह दोनों किडनी के ऊपरी हिस्सों में पाई जाती है। जो एडर्नल ग्लैंड है वह दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। अभी आप यहाँ से फिगर में देख सकते हैं यह दोनों किडनी है। यहाँ से यह राइट एडर्नल ग्लैंड राइट
किडनी के ऊपर है, लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड लेफ्ट किडनी के ऊपर है। और जो एड्रेनल ग्लैंड होती है इसके भी दो भाग होते हैं। जो बीच वाला भाग होता है उसको मेडुला बोलते हैं, और जो किनारों का भाग होता है जो इसको कवर किए हुए होता है मेडुला को, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड जो इनर पार्ट ऑफ एड्रेनल होता है उसको मेडुला बोलते हैं। बोथ ऑफ विच प्रोड्यूस हार्मोन्स, और ये दोनों क्या हार्मोन्स का स्राव करते हैं। कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, पहला होता है एल्डोस्टेरॉन। यह ब्लड में साल्ट और पानी के लेवल को कंट्रोल करता है। यानी जो एड्रेनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसमें से जो पहला हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरॉन, यह ब्लड में साल्ट और पानी के लेवल को कंट्रोल करता है। यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा होता है कॉर्टिसोल। यह ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन, यानी जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उसके रेट को कंट्रोल करता है। कौन सा? कॉर्टिसोल। और तीसरा है सेक्स कॉर्टिकॉइड। यह सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। इनमें से दो प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, यानी जो सेक्स कॉर्टिकॉइड होता है। नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं, यानी एड्रेनल ग्लैंड का जो नेक्स्ट पार्ट है वह है मेडुला। मेडुला से भी दो प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। पहला होता है एड्रेनलिन और दूसरा होता है नॉन एड्रेनलिन। इसी को जो एड्रेनलिन होता है उसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और जो नॉन एड्रेनलिन होता है उसको नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। इन दोनों हार्मोन्स को लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। यानी जो ये वाला हार्मोन्स है और ये है, इन दोनों को लड़ो उड़ो यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है कि लड़ो और उड़ो यानी फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो ये ऑप्शन में अगर ये दोनों हैं तो आप इसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैनक्रियाज, यानी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स है, जिसमें से यह एक मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि है। इनमें से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव होता है। अब देखते हैं कि पैनक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम का स्राव होता है और कौन कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है। यहाँ से फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा स्टोमक है, यानी स्टोमक यानी आमाशय है ये, और उसके जो निचला ये आमाशय के नीचे जो ये वाला भाग है इसको हम बोलते हैं अग्नाशय यानी पैनक्रियाज बोलते हैं। यहाँ से छोटे छोटे जो सेल्स नज़र आते हैं इनको इसी में होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा और डेल्टा सेल। डेल्टा सेल को पीपी सेल भी कहते हैं। और इसमें कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, और इन लिक्विड में वो जो सेल होते हैं वो एक दीप की तरह दिखते हैं, और इनकी खोज लैंगर हैंक्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए अल्फ़ा बीटा और डेल्टा यानी पीपी सेल को लैंगर हैंक्स का द्वीप भी कहते हैं। अभी आगे हम इसकी भी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। देखते हैं पैनक्रियाज में कौन कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है। पहला हार्मोन्स है इंसुलिन। इंसुलिन का स्राव बीटा सेल से होता है, और इसका प्रमुख कार्य यह होता है कि यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। दूसरा होता है ग्लूकागॉन। यह अल्फा सेल से रिलीज होता है, और इसका काम यह होता है कि पैनक्रियाज से जो दूसरा हार्मोन निकलता है वह होता है ग्लूकागॉन, यानी यह अल्फा सेल से निकलता है। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तीसरा है सोमैटोस्टैटिन, यानी यह डेल्टा सेल से निकलता है। जो सोमैटोस्टैटिन होता है यानी जो डेल्टा सेल से हार्मोन्स का स्राव होता है, यह अल्फा सेल और बीटा सेल से जो हार्मोन्स निकलते हैं यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्राव को कंट्रोल करता है। जो तीसरा होता है डेल्टा सेल होता है, वहाँ से सोमैटोस्टैटिन। अल्फा सेल से निकलने वाले हार्मोन्स, जो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन्स निकलता है वह क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और बीटा सेल से जो इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। यानी जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है बीटा सेल से निकलता है, यह क्या करता है कि यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और वह लीवर में ले जाके स्टोर करता है। जब ब्लड में, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा एक लेवल से अधिक होती है तो जितना अमाउंट अधिक होगा, इंसुलिन क्या करता है कि उस ग्लूकोज के अमाउंट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने लगी, यानी इंसुलिन का स्राव शरीर में कम होता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो डायबिटीज़ नामक बीमारी होने लगती है।
और ग्लूकागॉन क्या करता है कि यह ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और जो सोमैटोस्टैटिन होता है यह क्या करता है कि बीटा और अल्फा सेल में जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्राव होता है उसको कंट्रोल करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से डायबिटीज़ मेलिटस होता है, अभी अभी हमने बताया। यानी इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से डायबिटीज़ मेलिटस नामक रोग होता है। इंसुलिन में जस्ता नामक धातु मिलती है। यहाँ से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स इंसुलिन में कौन सी धातु मिलती है, यानी इंसुलिन में जस्ता नामक धातु मिलती है। डेल्टा सेल को पीपी सेल भी कहते हैं। यह इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन के स्राव को कंट्रोल करता है। अब देखते हैं अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम कौन कौन से। पहला है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, पहला है लाइपेज। लाइपेज यहाँ से देख सकते हैं, ये पहला लाइपेज है, यह वसा का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ट्रिप्सिन होता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और जितने भी प्रकार के पाचक एंजाइम्स होते हैं, हमने डाइजेशन सिस्टम की एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में यह किस प्रकार से किसका पाचन करते हैं, जैसे वसा का पाचन कैसे कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कैसे होता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, प्रोटीन कब किस में चेंज होता है और कब तक यह अमीनो एसिड में जाके कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट वीडियो है डाइजेशन सिस्टम की, उसको आप ज़रूर देखें। आगे देखते हैं इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा सेल, यानी अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा यानी पीपी सेल को लैंगरहैंस का द्वीप कहते हैं, क्योंकि इन तीनों सेल्स की खोज लैंगरहैंस ने ही किया था। नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं, टेम्परेरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स होती है ये परमानेंट मनुष्य के शरीर में नहीं होती है, यानी यह सिर्फ महिलाओं में ही पाई जाती है। पहला है कार्पस लुटियन और दूसरा है प्लेसेंटा। जब कोई फीमेल 0 to 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के पीरियड में होती है तो यानी जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल्स होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, कार्पस लुटियन में। अभी हम फिगर में दिखाएंगे वो फॉलिकल्स क्या होते हैं और वो कार्पस लुटियन में कब बदलते हैं। यानी जब 0 to 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें जो फॉलिकल्स होते हैं वो कार्पस लुटियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लेसेंटा जो होता है, यहाँ से देख सकते हैं, प्लेसेंटा होता है 4 to 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी यह बेबी को भ्रूण में भोजन और न्यूट्रिशन प्रदान करता है। यहाँ से देख सकते हैं ये होते हैं फॉलिकल, यहीं से ओवम निकलता है और ओवम जब यहाँ आते हैं, मनुष्य का स्पर्म यहाँ से आता है तो यहीं पे क्या होता है, निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। और यही जो फॉलिकल्स होते हैं यहाँ से ये किस में बदल जाते हैं, कार्पस लुटियन में। कब, 0 to 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में। अब आगे देखते हैं, जो कार्पस लुटियन होता है इसमें 3 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। पहला होता है एस्ट्रोजन, यह फॉलिकल में अंडाणु को मैच्योर करते हैं। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, यह मैच्योर अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब में भेजता है। यानी जो कार्पस लुटियन होता है उसमें जो एस्ट्रोजन होता है यह पहले जो एग्स होते हैं उनको मैच्योर करता है, उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन होता है यह मैच्योर एग्स को फैलोपियन ट्यूब में भेजता है। और तीसरा हार्मोन्स होता है HCG, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं, उसका जब मेडिकल टेस्ट होता है तो यूरिन टेस्ट में अगर HCG हार्मोन्स मिलता है तो यह कंफर्म हो जाता है कि वह महिला प्रेग्नेंट है। इस तरह से जो ग्रंथि प्रणाली का चैप्टर था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर का सेट हम लेके आएंगे और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे ग्रंथ प्रणाली से रिलेटेड उसको पूरा का पूरा इसमें समाहित किया गया है। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे हम इसी तरीके से इससे बेहतर हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए विथ फुल कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।